में जी कहते हैं कि डिफाइन वेलोसिटी और वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फिर वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने पॉइंट ए से छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन फ्री फॉल का केस है -9.81 लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चूँकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव साइन के साथ मैं ले रही हूँ, डाउन को नेगेटिव लिया हुआ है क्योंकि इनिशियल से फाइनल की तरफ आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, इसलिए डाउनवर्ड है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब वो कहते हैं कि बी पॉइंट से इन्होंने एक और ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ायर किया है और ऑब्जेक्ट बी ऊपर जाता है, वापस आता है, वो टाइम और ऑब्जेक्ट ए का सीधा नीचे गिरने का टाइम सेम है। और फिर वो कह रहे हैं कि आपने हाइट एज कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे पहले इक्वेशन लगा लेंगे इसके लिए, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप टाइम फाइंड आउट करेंगे, जो भी टाइम की वैल्यू आएगी वो इस वाले केस के लिए अप्लाई कर देंगे उस टाइम को, क्योंकि टाइम सेम है। तो इस वाले केस में आपने इक्वेशन दोबारा से एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगानी है। इसमें एक्सेलरेशन भी -9.81 ही होगी क्योंकि अभी भी फ्री फॉल का केस है। इनिशियल वेलोसिटी बस 3 आएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी एच होगी और टाइम जो है वो इधर जो भी था वो यहाँ पे पुट हो जाएगा इन दो जगहों पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो बेसिकली सेकंड पार्ट है इसका, सी पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि उसने जो आपका ऑब्जेक्ट बी है इस वाले सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने उसको किसी एंगल से फायर किया है। ये देखें जी, ये एंगल है और ये ग्राउंड पे जाके वो हिट करता है। और जबकि फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट ने में उसने उसको वर्टिकली अपवर्ड फायर किया था 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों को उसने एज हाइट से फायर किया है। तो दोनों केसेस में हाइट सेम है, लेकिन इधर जो वेलोसिटी है वो 6 की वेलोसिटी है 60 डिग्री के एंगल के साथ। तो सबसे पहले आप इस वेलोसिटी को डिकम्पोज कर लें। इसका एक कंपोनेंट ये आ गया, टेल से डिकम्पोजिशन होगी और दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। देख रहे हैं आपने, मैंने बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाए हैं। तो ये जो कंपोनेंट है एंगल के साथ वाला, दैट वुड बी 6 cos 60, जिसको सॉल्व करें तो आंसर 3 आता है और दूसरा आ जाएगा 6 sin ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, अब हमने करना ये है कि उन्होंने कहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट बी टू रीच द ग्राउंड इज़ लेस दैन द सेम एज और ग्रेटर दैन द टाइम टेकन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के केस में ग्राउंड पे रीच करने का टाइम, यानी ऊपर जाना, ठीक है, और फिर वापस आना, तो ज़मीन पे हिट करेगा जब वो, तो वो टाइम, और इस वाले केस में जब वो ज़मीन पे हिट करेगा वो टाइम सेम है या डिफरेंट है। तो बहुत इजी है। आप इधर देखें, इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 3 है, इसका देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो उसमें भी 3 है। दोनों को सेम इनिशियल हाइट से फायर किया गया है। ठीक है जी, दोनों को सेम इनिशियल हाइट से फायर किया गया। तो अगर मैं दोनों के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो विदाउट एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वर्टिकल वेलोसिटी में वो कर रही हूँ ड्रॉ, तो दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ऐसे ही ड्रॉ होगी। ये देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी 3 है अगर, तो ये जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो ये इतना टाइम कंज्यूम होगा ये ग्राउंड को हिट करने के लिए। और मज़े की बात है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो और दोनों ही विदाउट एयर आप जो है वो फायर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अपवर्ड जाने का टाइम और फिर वापस डाउनवर्ड आने का टाइम सेम होगा। ग्राफ भी उनके बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का ही केस है। तो इसलिए ग्राउंड को हिट वो सेम टाइम पे करेंगे क्योंकि सेम हाइट से फेंके गए हैं, सेम इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो ऊपर जाने का, जो ऊपर जितनी हाइट उसने ऊपर जाने में कवर की, वापस आने में भी उतनी ही हाइट कवर की, इसलिए टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड सेम बन रहा है। देखें, ये मैंने आपको एरिया अंडर ग्राफ से भी समझा दिया। और अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का ये सिस्टम है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखूँगी। मैं कहूँगी कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फॉर बोथ
इज सेम, ठीक है, एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम हाइट एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम vertical height, hence cover same vertical distance, so take same time to reach ground। ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम है, तो हर लिहाज से देख रहे हैं कि आप ग्रेडियंट भी सेम बनेगा वर्टिकल वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के लिए। तो ये जी इसकी एक्सप्लेनेशन, ग्राफ इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल सही बात है। आगे आचार्य जी कहते हैं कि बाय कंसिडरिंग एनर्जी, एनर्जी को कंसिडर करते हुए आपने बताना है, क्या बताना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द स्पीड at which object B reaches the ground is less than the same as or greater than the first experiment। यानी जिस स्पीड से वो ग्राउंड पर हिट करता है आपका ऑब्जेक्ट, वो स्पीड डिफरेंट होगी या क्या होगी, एनर्जी के हिसाब से बताना है। तो मैं जगह बनाने के लिए इसको रेज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अगर एनर्जी की बात करनी है तो पहले मैं करूँगी कि ये इसको आपने अपवर्ड फायर किया, उसके पास क्या थी जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों थी, क्योंकि उसके पास स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, इसलिए उसके पास 1/2 mv² के हिसाब से 1/2 mv² के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी थी। अब वो ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीपीई में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा और जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, इस लेवल पे पहुँचेगा, तो जितनी जीपीई उसने गेन की थी वापस वो जीपीई लूज़ करेगा और फिर से उसके पास काइनेटिक आ जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी पहले थी। यानी इस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले वो कन्वर्ट हुई जीपीई में, फिर से लूज़ हुई, यानी यहाँ पे वापस आते हुए लॉस इन जीपीई इज़ इक्वल टू वंस अगेन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हैंस इस लेवल पे उसकी काइनेटिक एनर्जी वही है जो फायर करते वक्त थी। और फिर चूँकि आपने उसको हाइट एच से फायर किया था, तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, इसकी वजह से थोड़ी जीपीई वो और ज़्यादा लूज़ करेगा और वो जो लॉस इन जीपीई है वो भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ग्राउंड पे हिट करने से पहले उसके पास बेसिकली एक काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और प्लस उसने ये जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन की है किसकी वजह से, ये हाइट लूज़ होने की वजह से, वो भी उसके पास होगी। तो टोटल ये सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब आ जाए जी दूसरे केस की तरफ, जिसमें आपने उसको एंगल पे फायर किया है। तो जब आपने उसको एंगल पे फायर किया, कौन सी स्पीड देके, 6 की स्पीड देके फायर किया है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस स्पीड की वजह से है जी, 6 की स्पीड की वजह से। वो जब यूँ ऐसे आएगा तो इस लेवल पे वंस अगेन फिर से वो 6 की स्पीड अटेन कर लेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से देख लें आप कि इसी लेवल पे वापस आए तो फिर सेम स्पीड होती है, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वंस अगेन ड्यू टू 6 है, यानी जितनी उसने हाइट गेन करने में काइनेटिक लूज़ की थी वो वापस गेन भी कर ली। अच्छा, अब चूँकि आपने वंस अगेन उसको सेम हाइट से फायर किया था, तो जब वो ज़मीन को हिट करेगा तो फिर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है जी, ड्यू टू 6 मीटर पर सेकेंड, प्लस वो जो उसने हाइट की वजह से जीपीई लूज़ की वो भी गेन इन काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो ये अब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। डेफिनेटली सेकेंड एक्सपेरिमेंट के केस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। तो डेफिनेटली सेकंड केस में उसके पास ज़्यादा स्पीड होगी जो उसने पूछी थी। अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने कहना है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट
is greater, but um, height through which both are projected is same. Hence, total kinetic energy before hitting ground is greater in second experiment. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सो स्पीड इज ग्रेटर फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट.